मुफ्ती बनी जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री। निर्मल सिंह समेत 22 विधायकों ने ली शपथ। असम की 65 और पश्चिम बंगाल की विधानसभा की 18 सीटों पर वोटिंग जारी। कड़ी सुरक्षा में डाले जा रहे हैं वोट। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का डीएमके के साथ समझौता। 41 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। भारत माता विवाद में योग गुरु रामदेव ने कहा, अपमानित करने वालों के लाखों सिर काटने का रखते हैं साहस, पर कानून का करते हैं सम्मान। गुजरात में शहीद हुए एनआईए के डीएसपी तंजील अहमद दिल्ली में सुपुर्द खाक। हत्या के कारणों की जांच के लिए जुटी यूपी पुलिस। वेस्टइंडीज बना T20 वर्ल्ड चैंपियन। फाइनल मुकाबले में दी इंग्लैंड को 4 विकेट से करारी शिकस्त। और खबर विस्तार से। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। आज राज्यपाल एनएन वोहरा ने 56 वर्षीय महबूबा मुफ्ती को राज्य की 13वीं और पहली महिला मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला और वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला के अलावा केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, वेंकैया नायडू, हरसिमरत कौर और भी हिस्सा लिया। यही नहीं, बीजेपी ने जम्मू कश्मीर प्रभारी राम माधव भी मौजूद थे। उधर कांग्रेस ने शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार कर दिया। आज शपथ लेने वालों में महबूबा मुफ्ती के बाद बीजेपी के विधायक निर्मल सिंह प्रमुख रहे। ऐसा माना जा रहा है कि निर्मल सिंह को महबूबा मुख्यमंत्री का पद दे सकती हैं। इसके अलावा अब्दुल हक खान, चंद्र प्रकाश गंगा, लाल सिंह, अब्दुल रहमान भट्ट, गुलाम नबी लोन, सईद बशारत अहमद बुखारी, सज्जाद अली गनी लोन, हसीब जाबरू, ट्रेनिंग दोरजे और सैयद नईम अख्तर के नाम प्रमुख हैं। अब आगे देखें कि वो किस तरह से सरकार चलाती हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ लंबे समय तक सरकार चलाना उनके लिए बहुत मुश्किल दिखाई पड़ता है। जम्मू कश्मीर का एक विशेष स्थान है। वो सीमावर्ती राज्य होने के नाते बहुत ही संवेदनशील है और कांग्रेस पार्टी का हमेशा ही मानना रहा है कि वहां पर राजनीतिक स्थिरता हो और भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी जो कहते हैं कि हमको मैंडेट मिला है तो वो सरकार बनाए और चलाए, अच्छी तरह से चलाए। और जो बीच बीच में जो अलगाववादी ताकतें सिर उठा रही हैं तो उनके खिलाफ भी उनको कार्रवाई करनी चाहिए। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनके सहयोगी दल हैं, आरएसएस और सब मिलकर वो सरकार बना रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि जैसे कि कहा गया है, महबूबा मुफ्ती जी भी कहें कि भारत माता की जय। बीजेपी नेता सैयद जफर इस्लाम ने जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा है कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि राज्य सरकार अच्छा काम करेगी। संवाददाता अनामिका रत्ना ने सैयद जफर इस्लाम से खास बातचीत की। अब इससे अलग हटकर एक मुद्दा है, जम्मू कश्मीर में पहली महिला मुख्यमंत्री शपथ ले रही हैं और आपकी पार्टी की सरकार मिलकर बना रही है। इससे पहले काफी जद्दोजहद हुई। क्या लगता है ये सरकार आगे आने वाले दिनों में सुचारू रूप से चल पाएगी? यही सरकार चलेगी। देखिए, बीजेपी और पीडीपी की आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी का एक विजन है। क्या चाहते हैं बाकी सरकारें, बाकी पार्टियां के जो हिंदुस्तान तो तरक्की करे, लेकिन जम्मू कश्मीर एक ऐसा स्टेट हो जो तरक्की नहीं करे। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल साफ है कर दिया उन्होंने, जब उन्होंने पैकेज भी अनाउंस किया जम्मू कश्मीर जाके, कि वो चाहते हैं कि देश में तरक्की हो और साथ साथ देश के हर स्टेट में तरक्की हो, और जम्मू कश्मीर देश का भाग है, हिस्सा है, और उसमें भी तरक्की होनी चाहिए। इसलिए हमारी आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, लेकिन हमारा एक कॉमन मैन्यूवर प्रोग्राम है, जो सिर्फ उस कॉमन मैन्यूवर प्रोग्राम का जो फोकस है, प्रायोरिटी एरिया होगा ये कि भाई अमन हो, वहां पर लोगों में खुशहाली हो, डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो, और एक ऐसा स्टेबिलिटी आए वहां पर जो कि पिछले 23-24 सालों में नहीं देखा गया। लेकिन विपक्ष अभी से ये कह रहा है कि राजनीतिक फायदे के लिए बेमेल का ब्याह जैसा ये गठबंधन है। ये तो विपक्ष इसके अलावा कह भी क्या सकता है, उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। लोगों को दिख रहा है हमारे प्रधानमंत्री की हर वो सोच
देश और विदेश सब जगह जो लोग सही से सोचते हैं उसकी सराहना करते हैं। विपक्ष का काम है कि कुछ आलोचनाएं करे, अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा तो ऐसी आलोचना करेंगे। इस बार भी कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाएगा या फिर कुछ ऐसी बातों को लेकर पीडीपी ने आपत्ति पहले भी जाहिर की थी, जो बीजेपी के नेताओं ने, केंद्रीय मंत्रियों ने बयानबाजी की थी, क्या इन पर रोक लगाई जाएगी? देखिए, ये प्रोरोगेटिव है चीफ मिनिस्टर का, डिप्टी चीफ मिनिस्टर का। जब सरकार गठित हो जाने के बाद वो अपने इस चीज के बारे में औपचारिक रूप से बताएंगे कि क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, कहां उनकी प्रायोरिटी एरिया। बट इतना जरूर कह सकता हूं मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते कि हमारा फोकस वहां रहेगा, एक ग्रोथ, डेवलपमेंट, पीस, अमन, यही हमारा फोकस रहेगा। और खुशहाली जो है, वेलफेयर जो है पीपल ऑफ जम्मू। वो एक संवेदनशील इलाका है श्रीनगर की, अगर बात करें, वहां पे कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से बार बार घुसपैठ होती रहती है। क्या इस पर कोई मेजर स्टेप्स लिए जाएंगे? देखिए, वो तो अब इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में जहां तक मामला है वो तो जाहिर है, और बॉर्डर सिक्योरिटी दोनों हमारा फोकस एरिया है। तो चाहे कोई भी सरकार रहे जम्मू कश्मीर में, पीडीपी और बीजेपी की सरकार का फोकस वो तो बिल्कुल डाइल्यूट नहीं हो सकता, जाहिर है वो फोकस रहेगा। जाहिर तौर पर भाजपा का कहना है कि कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे पर यह गठबंधन हुआ है और किसी भी तरीके पे समझौते नहीं किए जाएंगे आगे आने वाले दिनों में भी। इस समय दिल्ली से कैमरामैन हरीश के साथ अनामिका रत्ना। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का डीएमके के साथ समझौता हो गया है। कांग्रेस राज्य की 234 सीटों में से 41 पर चुनाव लड़ेगी। पहले खबरें थी कि डीएमके कांग्रेस को 30 से ज्यादा सीटें नहीं देगी। समझौता होने के बाद कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने चेन्नई में कहा कि उनकी पार्टी करुणानिधि की अगुवाई में तमिलनाडु में सरकार बनाने में कामयाब होगी। इस पर अपडेट के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता नीरज कुमार से। नीरज, 234 में से 41 सीटों पर अब कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, लेकिन जिस तरह से पहले कयास लगाए जा रहे थे कि सिर्फ 30 सीटें ही दी जाएंगी, तो अचानक से ये उलटफेर। नीरज, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हम बता दें कि तमिलनाडु में सीटों पर समझौता हुआ है। 234 में से 41 सीटों पर अब कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। हालांकि डीएमके ने पहले साफ किया था कि सिर्फ 30 सीटें ही दी जाएंगी, लेकिन अब 41 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। और कांग्रेस का ये कहना है कि अब डीएमके के साथ मिलकर कांग्रेस परचम जरूर फैलाएगी। गुलाम नबी आजाद ने किया है इसका ऐलान। और तमिलनाडु की अगर बात की जा रही है तो वहां पर अब 234 सीटों में से 41 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। ये ऐलान किया है गुलाम नबी आजाद। अगर बात की जाए, तमिलनाडु पर सीटों पर समझौता हो चुका है। डीएमके के साथ हुआ है ये समझौता। पहले 30 सीटों तक ही बात सीमित हो रही थी, लेकिन अब 41 सीटों पर काबिज हुए हैं और बात यही खत्म हुई कि 41 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। अपडेट के लिए बात करते हैं संवाददाता नीरज से। नीरज, पहले 30 सीटों तक ही सिमट की बात हो रही थी, लेकिन अब 41 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। अचानक से ये उलटफेर। देखिए, बिल्कुल तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी बेहद ही कमजोर है, कह सकते कि वजूद खत्म होने की कगार पे। पिछली बार महज 5 सीटों से पार्टी को संतुष्ट होना पड़ा था और इस बार आपको बताना चाहेंगे कि मुकाबला 5 कोणीय है। विधानसभा के चुनाव में तमिलनाडु में एक मजबूत गठबंधन एआईएडीएमके का है, दूसरा डीएमडीके का है, बीजेपी का गठबंधन है और एक चौथा भी गठबंधन है। तो कांग्रेस पार्टी को इस बात का अंदाजा है कि अगर हाशिए पर पड़ी पार्टी को मजबूती देनी है तो आपको डीएमडीके के साथ, डीएमके के साथ जाना होगा और वही पार्टी ने किया। जहां तक बात सीटों के तालमेल को लेकर है तो कांग्रेस पार्टी, ये माना जा रहा था कि 40 के आसपास सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव मैदान में उतरेगी और अंतिम तौर पे गुलाम नबी आजाद और डीएमके नेता करुणानिधि की बातचीत के बाद ये तय हुआ कि कांग्रेस पार्टी को 41 सीटें दी जाए। तो मुकाबला दिलचस्प होगा। 3 महत्वपूर्ण गठबंधन के बीच टक्कर है, लेकिन मुकाबला पूरे राज्य में 5 कोणीय होगा, बीजेपी और एक पांचवें गठबंधन के बीच में। जी, शुक्रिया नीरज इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। बढ़ती दूसरी खबरों की तरफ, असम और पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए आज पहले चरण की वोटिंग हो रही है। असम में 11 बजे तक की अगर बात की जाए तब तक 19% मतदान हो चुका था। असम में पहले चरण के तहत 126 में से 65 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में 18 सीटों पर वोटिंग हो रही है। पहले चरण में 95,11,000 मतदाता 539 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कर रहे हैं। असम में इस चुनाव में करीब 2 करोड़ मतदाता वोट डालेंगे। असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई जोरहाट जिले की तीताबोर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि बीजेपी की तरफ से सीएम पद के उम्मीदवार
सर्बानंद सोनोवाल मांजुली से लड़ रहे हैं। दूसरे चरण का मतदान 11 अप्रैल को होगा। चुनाव नतीजे 19 मई को आएंगे। और आपको बता दें कि जिस तरह से अभी एक पूरी स्टेटमेंट आई थी, अब रामदेव का कहना है कि हमारे हाथ कानून से बंधे हैं, वरना कोई भारत माता की अपमान नहीं कर सकता है। अगर भारत माता का अपमान करता तो उनका सर भी काट दिया जाएगा। ये कहना है बाबा रामदेव का। और आपको बता दें कि भारत माता की जय विवाद के रखते हुए उन्होंने कहा कि वो इतना साहस रखते हैं कि जो भारत माता की अपमान की बात करेगा वो उनका सर काटने का साहस रखते हैं। हालांकि वो कानून की भी पूरी तरह से इज्जत करते हैं। कोई आदमी टोपी खड़ा होकर के टोपी पहन करके खड़ा हो जाता है, वरना भारत माता की जय नहीं बोलो, मुझे मेरी गर्दन काट लो। अरे इस देश में कानून है कि क्या हम तो लाखों की गर्दन काट सकते हैं, लेकिन हम देश के कानून का सम्मान करके ऐसे खड़ा होकर के बोल दे कि इसलिए भूधर्मों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। हम इस देश के कानून और संविधान का सम्मान करते हैं, नहीं तो कोई भारत माता का अपमान करे, एक नहीं हम हजारों लाखों के शीश कतल करने का सामर्थ्य। बीजेपी नेता सैयद जफर इस्लाम ने कहा है कि मुझे रामदेव वाले मुद्दे पर कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जहां तक भारत माता की जय बोलने की बात है तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम साहब हैं। जफर साहब, एक बार फिर से रामदेव ने रोहतक की रैली में जो कहीं न कहीं संघ से जुड़ी थी, उसमें इस तरह के बयान दिया है कि जो भारत माता की जय नहीं कह सकते उनकी गर्दन काट देनी चाहिए। अरे मैंने तो ऐसा कोई देखा नहीं उन्होंने क्या कहा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जहां तक भारत माता की जय कहने का सवाल है, ये एक स्लोगन है और इस स्लोगन को हर भारतीय को बड़े फख्र से कहना चाहिए, इसलिए कि इसमें देश की प्रतिष्ठा, देश की शान और देश का नाम ऊपर करने के लिए सर ऊपर करके जो बोलता है आदमी अपने देश के लिए, वो वैसा स्लोगन है। और इसमें हमें नहीं लगता है कि किसी को भी कबाहत होनी चाहिए, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी कम्युनिटी का हो, किसी को भी पालन करता हो, लेकिन ऐसे एक भारतीय होने के नाते उसको ये स्लोगन जरूर बोलना चाहिए और बड़े शान से बोलना चाहिए। लेकिन क्या इस तरह के बयान देने चाहिए क्या? क्योंकि पहले भी जब दारुल उलूम ने फतवा जारी किया तब भी आप लोगों ने आलोचना की थी और अपील की थी इस तरह के फतवे को आप वापस लेने चाहिए। देखिए, मैं आज भी कहता हूं कि दारुल उलूम ने कहीं न कहीं फतवा जारी करने से पहले उन्हें थोड़ी जल्दी कर दी और उन्हें देखना चाहिए था कि इबादत के तौर पर उन्होंने देखा ये इबादत नहीं है। इबादत के लिए जो है मजहब, जो हम जिस मजहब पे मानने वाले हैं, संविधान हमको पूरी आजादी देता है कि अपने मजहब को अपनी तरह से मानो, लेकिन ये एक स्लोगन है जो देश की शान में आप दे रहे हैं और देश की शान में देने का स्लोगन चाहे अगर आप मुस्लिम समाज के बारे में कहते हैं तो इस्लाम की तालीम के और उसकी रोशनी में देखें तो पूरी इजाजत है कि अब जिस मुल्क में आप रहते हैं, जिस मुल्क में आप पैदा हुए हैं, जिसकी शहरियत आपको हासिल है, उस मुल्क की तारीफ में, उसकी खुशनुदी के लिए, उसके शान के लिए आप जिस तरह का भी स्लोगन दें, उसमें इस्लाम में कोई इसकी कबाहत नहीं है। हाँ, वैसी जैसे लोग जो हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं, देश की डिविजिव पॉलिसी उन परसू करते हैं ताकि उनको अपने जो सेल्फिश इंटरेस्ट सर्व हो और अपना जो डर्टी पॉलिटिक्स वो परसू करते हैं हेट पॉलिटिक्स के थ्रू वो सर्व हो, इसलिए उन्होंने इसका अपोज किया। वरना आप देखिए कोई ऐसा पॉलिटिशियन नहीं जो इसको अपोज करे, कोई ऐसा भारतीय, आप मुस्लिम समाज से पूछे उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कुछ मुस्लिम समाज के लीडर्स हैं जैसे लोग, वो उन्हें इससे आपत्ति हो सकती है, इसलिए कि अगर वो नहीं ऐसा करे तो उनकी जो अपनी सत्ता की रोटी सेकते हैं जो हेट स्पीच के द्वारा, वो नहीं हो पाएगी। आपने दारुल उलूम से भी कहा था कि अपील की थी इस तरह के फतवे को वापस लेने के लिए, सौहार्द कायम करने के लिए, क्या रामदेव से भी अपील करेंगे इस तरह की? मैं भाई एक भारतीय होने के नाते मैं सबसे अपील करूंगा कि भारत माता की जय जरूर बोलें और भारत माता की जय बोलने में किसी को कबाहत नहीं होनी चाहिए और जो भी इसके विरोध करते हैं उनको जरूर उनसे अपील करूंगा कि वो समझे कि ये शान में बोला जा रहा है देश के, और ऐसी कोई चीज ना बोले जिससे कि देश की शांति में और अखंडता में थोड़ी सी भी तकलीफ हो। रामदेव बाबा का जो बयान आया है वो बहुत ही मैं समझता हूं आपत्तिजनक है
और सरकार को नोटिस लेना चाहिए, उनके ऊपर मुकदमा किया जाना चाहिए। जिस प्रकार की भाषा और जिस प्रकार की धमकी उनके बयान से जाहिर होती है वो देश के हित में नहीं है और राष्ट्रीय एकता के हित में नहीं है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। रामदेव बाबा और फडणवीस के जो वक्तव्य हैं वो आपत्तिजनक हैं, भारतीय संविधान की मूल भावना के खिलाफ हैं और वो देश में सांप्रदायिक उन्माद पैदा करना चाहते हैं जिससे वोटों की फसल आराम से काटी जा सके। रामदेव को जो स्वामी कहा जाता है, तो स्वामी के नाम से वो हत्या करने की लोगों को उकसा रहे हैं, सिर कटाने की बात कर रहे हैं। ये योगी, स्वामी, बाबा, ये सब जो अपने को ये स्वयं घोषित, लेकिन हकीकत ये है कि उनकी जो भाषा है वो भाषा हमारे देश के कानून के मुताबिक अपराधी भाषा है, हेट स्पीच है और निश्चित रूप पर उन पर केस लगना चाहिए और कानून को अपना काम करना चाहिए। आज लखनऊ कोर्ट 47 दोषी पुलिस वालों पर ऐतिहासिक फैसला सुनाने जा रही है। मामूली मामला था यूपी के पीलीभीत से जुड़ा हुआ, जहां पर 12 जुलाई 1991 को तीर्थ यात्रा पर जा रहे सिख युवकों को पुलिस ने बस से उतारा। इसके बाद जंगल में ले जाकर उन्हें फर्जी एनकाउंटर में मार दिया। इसमें से कईयों की नई शादी हुई थी, कई महिलाओं की कोख में बच्चे पल रहे थे। इस फर्जी मुठभेड़ में शामिल 57 पुलिस वालों को 25 साल बाद कोर्ट ने दोषी माना। सुनवाई के दौरान 10 पुलिस वालों की मौत हो चुकी है। यूपी पुलिस के इस क्रूरता भरे कारनामों को पीड़ित परिवार आज तक नहीं भूल पाए हैं। इस 25 साल की लंबी लड़ाई में हम और जो बाकी परिवार है सब इस जो उन लोगों को सजा होने जा रही है उसमें सब जा रहे हैं, हम लखनऊ में जा रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो लोग हैं, जो ये पुलिस वाले हैं, इनको कम से कम जो सजा है इन्होंने फांसी दी होनी चाहिए। और हम आपको एक बार फिर बता दें, सहारा न्यूज नेटवर्क बहुत जल्द आपके सामने करने जा रहा है एक बड़ा खुलासा। देखना ना भूलें ऑपरेशन महावत हमारे साथ। समय न रुकता है, समय न झुकता है, समय न डरता है, समय न थकता। समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय है, समय हमारा है। रहिए समय के साथ। और एक बार फिर हम आपको बता दें, सहारा न्यूज नेटवर्क बहुत जल्द आपके सामने करने जा रहा है एक बड़ा खुलासा। देखना ना भूलें ऑपरेशन महावत हमारे साथ। एनआईए अधिकारी तंजुल अहमद के बच्चों के बयान भी दर्ज कर लिए गए हैं, जिसमें बच्चों ने बताया कि किस प्रकार उनके पापा तंजुल ने उनकी जान बचाई थी। साथ ही बच्चों ने एक बाइक पर 2 हमलावरों के सवार होने की पुष्टि की है। आज यूपी एटीएस और एसटीएफ ने तंजुल के बच्चों से पूछताछ की। चलती थी। अच्छा, चेहरे कुछ कपड़ा वपड़ा बांधे थे वो बताएगी बच्ची, बड़ी बच्ची भैया पीछे आ जाओ, आ जाओ बेटा, 1 मिनट भैया, 1 मिनट आ रहा। क्या बताऊं, सबको करवा दिया। 2 लोग थे एक बाइक पे, वो लोग आगे से आए, हमारी गाड़ी को देखकर पीछे यू टर्न लिया और पापा वाली साइड पे आके पीछे वाले ने शूटिंग करी। जब शीशा टूटा तो पापा की कंट्रोल खो गया, पापा की उस गाड़ी से, और आगे जाके गाड़ी ढुक गई
और वो मारते गए, पापा को मारते ही गए। उनकी गोली खत्म हो गई तब भी वो भर के फिर से मारते गए, जब तक पापा बिल्कुल खत्म नहीं हो गए। दूसरी घटना पापा मारी थी उन्होंने, गोली उसके अंदर भरी थी। पापा ने कभी कोई खतरा बताया था आप लोगों कुछ नहीं, पापा कभी नहीं था, कभी कोई शेयर नहीं करा। और पापा कुछ ऐसे अच्छे थे, वो कुछ नहीं करते थे, वो गलत काम वो कुछ नहीं करते थे। वहां पर दो बंदे खड़े हुए तो मैंने ये जानने की कोशिश करी कि बेटा मुझे कुछ अजनबी से लगे, और मैंने ये जानने की कोशिश करी कि बेटा ये शादी किसकी है, किसके यहाँ है। तो हमारे बहनोई का नाम मोहम्मद इकबाल है, मगर वो इकबाल सिंह बोले कि इकबाल सिंह की, मेरा बच्चा भी मेरे साथ था, हम हंस पड़े कि इकबाल सिंह की नहीं बेटा मोहम्मद इकबाल की। तो फिर वो दूसरा हंस के बोला कि वो अननोन पर्सनालिटी थी दोनों। मतलब डील डोल ऐसी था, दरमियानी, न ज्यादा लंबे चौड़े थे न छोटे थे, दरमियानी डील डोल था। उम्र क्या रही? उम्र होगी ऐसे ही 20-22 साल नियर अबाउट। बस फिर हमने फंक्शन अटेंड किया अंदर जाकर के। NIA ऑफिसर के साथ जिस प्रकार की घटना हुई है बहुत ही अफसोसनाक है, और मैं समझता हूं कि CBI के द्वारा इसकी जांच होनी चाहिए और उनके परिवारजनों को वो तमाम सुविधाएं देनी चाहिए जो किसी ऐसे शहीद अफसर को मिलता है या उनके परिवार को मिलता है। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष मधु मिश्रा ने विवादास्पद बयान दिया है। मधु मिश्रा ने अलीगढ़ में कहा है कि आज तुम्हारे सिर पर बैठकर संविधान के सहारे जो राज कर रहे हैं, याद करो कभी वो तुम्हारे जूते साफ किया करते थे, आज तुम्हारे हुजूर हो गए, हम बढ़ चुके हैं, विभाजित हो गए। पटना के मगध विश्वविद्यालय के शाखा कार्यालय जनाधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर तोड़फोड़ की। जनाधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि पिछले कई सालों से ये कार्यालय दिखावे के लिए रह गया है, यहां कोई कामकाज नहीं हो रहा, किसी भी काम के लिए बोध गया के कार्यालय में ही जाना पड़ता है। इसी के विरोध में हंगामा और तोड़फोड़ की गई। सोने के गहनों पर 1% उत्पाद शुल्क बढ़ाने को लेकर लखनऊ के व्यापारियों में काफी गुस्सा है। इसके विरोध में सराफा व्यापारियों ने आज प्रदेश बंद का आह्वान किया है। राज्य में बंद का मिला-जुला असर देखने को मिल रहा है। लखनऊ में ज्यादातर दुकानें बंद हैं, हालांकि सड़कों पर आवाजाही हो रही है। मेरठ में नौचंदी थाने के सामने बीच सड़क पर एक महिला ने जमकर हंगामा किया। महिला ने बताया कि स्थानीय पुलिस ने जब उसकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं की तब वो चक्का जाम करने पर उतारू हो गई। महिला सड़क पर आती जाती गाड़ियों पर ईंट मारने की धमकी देने लगी। इससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। इसके बाद मौके पर पुलिस के दारोगा भी पहुंचे और उसे शांत कराया गया। महिला चाय की दुकान चलाती है और उसका कहना है कि दबंगों ने घर में घुसकर उसकी पिटाई की है, गालियां दी हैं, लेकिन शिकायत करने पर भी पुलिस आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। रात को गद्दी का लड़का आया था, वो गाली बक रहा था मुझे इसके तरफ से, तो ये गाली बक के फिर उसके बाद सुबह आया, वो सुबह भी खड़ा होकर गया। मैंने इससे कहा भैया आज 3 दिन हो गए, तुम मुझे बताओ उस लड़के का नाम, वो कौन है जो इसने मारा मुझे। इसने नहीं बताया तो मैंने इस पे हावी हो गई। मैं इसका हाथ इसका गिरवान पकड़ के मैं मारने लगी थी। फिर मेरे को ले गया ये वहाँ कल्लू के घर, कल्लू का घर पे भी नहीं ले गया, रास्ते में 2 औरतों से पिटवाया इसने। फिर 2 औरतों ने मारा, फिर गद्दी के आदमियों ने मुझे धक्के मुक्के मार के भगाए, तो मैं जाके मैंने चक्का जाम करा वहाँ। यूपी के हाथरस का सिकंदरपुर गांव लोगों के लिए एक तीर्थ धाम बनता जा रहा है। गांव का एक कुआं लोगों की आस्था से जुड़ा रहा है। बताया जा रहा है कि कुएं के पानी से स्नान करने से रोग दूर हो जा रहे हैं। सालों पुराने इस कुएं से पहले ये सूख चुका था। ग्रामीण इसमें कचरा डाला करते थे, लेकिन अभी कुछ दिन पहले जब तक महिला ने इस कुएं में राम, लक्ष्मण और सीता की खंडित मूर्ति डाली तो अचानक कुएं में साफ पानी आ गया। इसके बाद इस बात की चर्चा दूर दूर तक फैल गई और दूर दराज से श्रद्धालु कुएं का दर्शन करने और इसके पवित्र जल से स्नान करने के लिए पहुंचने लगे। और एक बार फिर आस्था या अंधविश्वास, ये एक बहुत बड़ा सवाल।
20 की जगह 40 का डिब्बा दिया करो। रात को गद्दी का लड़का आया था, वो गाली बक रहा था मुझे इसके तरफ से, तो ये गाली बक के फिर उसके बाद सुबह आया, हो सुबह भी खड़ा होकर गया। मैंने इससे कहा भैया। उत्तराखंड सरकार की बर्खास्ती के बाद सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कल रुड़की के लोकतंत्र बचाओ पदयात्रा की। हरीश रावत के साथ कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं का हुजूम सड़कों पर उतरा। रुड़की में कई जगहों पर हरीश रावत ने जनसभा को संबोधित किया। अपने भाषणों में हरीश रावत ने बीजेपी के साथ गए कांग्रेस के बागी विधायकों पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह कांग्रेस शासित राज्यों में जबरन लोकतंत्र का अपहरण करने में लगे हैं और अब वे सड़कों पर उतरकर बीजेपी की इस गलत नीति का पर्दाफाश जनता के सामने करेंगे। पदयात्रा के दौरान कांग्रेस विधायक फुरकान अहमद और ममता राकेश भी मौजूद रहे। पदयात्रा की सुरक्षा की कमान ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और एसपी देहात ने संभाल रखी थी। उनका जवाब उनके क्षेत्र की जनता देगी, हरिद्वार देगा। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, मेरी ये यात्रा लोकतंत्र बचाने की यात्रा है। हम न्यायालय के सम्मुख भी हाथ जोड़ करके खड़े हैं, जनता जनार्दन के सम्मुख भी हाथ जोड़ करके खड़े हैं, देवी देवताओं, मजारों, तीर्थ स्थलों सबके सामने भी हाथ जोड़ करके खड़े हैं कि हमें न्याय प्रदान करें। हमारी ये न्याय की यात्रा है। वेस्टइंडीज टी20 वर्ल्ड चैंपियन बन गया है। कल खेले गए रोमांचक फाइनल मुकाबले में वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को 4 विकेट से मात दी। इस तरह उसने दूसरी बार भी टी20 वर्ल्ड कप अपने कब्जे में कर लिया। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 156 रन बनाने का लक्ष्य दिया था, जिसे वेस्टइंडीज की टीम ने 2 गेंद शेष रहते ही पूरा कर लिया। आपको बता दें कि वेस्टइंडीज के बल्लेबाज ब्रेथवेट ने अंतिम ओवर में 4 गेंद में 4 छक्के लगाकर मैच का रुख पलट दिया। वेस्टइंडीज को खिताबी जीत दिलाई दी। Everybody know Chris Gayle is a champion, Dean is a champion, Bolt is a champion, Marshall is a champion, Bundy is a champion, Colin is a champion, Nile is a champion, Singh is a champion. Don't forget Michael Jordan, Obama a champion, Mandela a champion, Serena a champion, Wendy a champion, Shakira a champion, everybody knows it, Bravo a champion. Champion, 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 champion. Everybody knows Chris Gayle is a champion. Champion, we are real champion. Champion, we are real champion. Champion, we are real champion. और अब आपको बताते चलें कि सारा न्यूज नेटवर्क बहुत जल्द आपके सामने करने जा रहा है एक बड़ा खुलासा। देखना ना भूलें। ऑपरेशन महावत हमारे साथ। समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय है, समय हमारा है। रहिए समय के साथ। केश किंग द किंग ऑफ हेयर ऑयल प्रस्तुत करते हैं हेडलाइंस इन एसोसिएशन विद ढलाई के लिए सर्वोत्तम बिरला गोल्ड प्रीमियम सीमेंट, एक्शन टेसा, मजबूती जो सालों साल चले, एचआईवी को खत्म करने की एक आयुर्वेदिक चिकित्सा, भगवती आयुर्वेद प्राइवेट लिमिटेड, माइक्रोटेक स्टेबलाइजर और माइक्रोटेक इन्वर्टर है तो सब चले बेफिक्र। महबूबा मुफ्ती बनी जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री। निर्मल सिंह समेत 22 विधायकों ने ली शपथ।
असम की 65 और पश्चिम बंगाल की विधानसभा की 18 सीटों पर वोटिंग जारी, कड़ी सुरक्षा में डाले जा रहे हैं वोट। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का डीएमके के साथ समझौता, 41 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। भारत माता विवाद में योग गुरु रामदेव ने कहा, अपमानित करने वालों के लाखों सिर काटने का रखते हैं साहस, पर कानून का करते हैं सम्मान। बिजनौर में शहीद हुए एनआईए के डीएसपी तंजील अहमद दिल्ली में सुपुर्द खाक, हत्या के कारणों की जांच के लिए जुटी यूपी पुलिस। वेस्टइंडीज बना T20 वर्ल्ड चैंपियन, फाइनल मुकाबले में दी इंग्लैंड को 4 विकेट से करारी शिकस्त। और खबर विस्तार से। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। आज राज्यपाल एनएन वोहरा ने 56 वर्षीय महबूबा मुफ्ती को राज्य की 13वीं और पहली महिला मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला और वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला के अलावा केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, वेंकैया नायडू, हरसिमरत कौर और भी हिस्सा लिया। यही नहीं, बीजेपी ने जम्मू कश्मीर प्रभारी राम माधव भी मौजूद थे। उधर कांग्रेस ने शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार कर दिया। आज शपथ लेने वालों में महबूबा मुफ्ती के बाद बीजेपी के विधायक निर्मल सिंह प्रमुख रहे। ऐसा माना जा रहा है कि निर्मल सिंह को महबूबा मुख्यमंत्री का पद दे सकती हैं। इसके अलावा अब्दुल हक खान, चंद्र प्रकाश गंगा, लाल सिंह, अब्दुल रहमान भट्ट, गुलाम नबी लोन, सईद बशारत अहमद बुखारी, सज्जाद अली गनी लोन, हसीब दाबरू, ट्रेनिंग दोरजे और सैयद नईम अख्तर के नाम प्रमुख हैं। अब आगे देखें कि वो किस तरह से सरकार चलाती हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ लंबे समय तक सरकार चलाना उनके लिए बहुत मुश्किल दिखाई पड़ता है। जम्मू कश्मीर का एक विशेष स्थान है, वो सीमावर्ती राज्य होने के नाते बहुत ही संवेदनशील है और कांग्रेस पार्टी का हमेशा ही मानना रहा है कि वहां पर राजनीतिक स्थिरता हो और भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी जब कहते हैं कि हमको मैंडेट मिला है तो वो सरकार बनाए और चलाए, अच्छी तरह से चलाए। और जो बीच में जो अलगाववादी ताकतें सिर उठा रही हैं तो उनके खिलाफ भी उनको कार्रवाई करनी चाहिए। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनके सहयोगी दल हैं, आरएसएस और सब मिलके वो सरकार बना रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि जैसे कि कहा गया है, महबूबा मुफ्ती जी भी कहें कि भारत माता की जय। बीजेपी नेता सैयद जफर इस्लाम ने जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा है कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि राज्य सरकार अच्छा काम करेगी। संवाददाता अनामिका रत्ना ने सैयद जफर इस्लाम से खास बातचीत की। अब इससे अलग हटकर एक मुद्दा है, जम्मू कश्मीर में पहली महिला मुख्यमंत्री शपथ ले रही हैं और आपकी पार्टी की सरकार मिलकर बना रही है। इससे पहले काफी जद्दोजहद हुई, क्या लगता है ये सरकार आगे आने वाले दिनों में सुचारू रूप से चल पाएगी? यही सरकार चलेगी। देखिए, बीजेपी और पीडीपी की आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी का एक विजन है। क्या चाहते हैं बाकी सरकारें, बाकी पार्टियां के जो हिंदुस्तान तो तरक्की करे, लेकिन जम्मू कश्मीर एक ऐसा स्टेट हो जो तरक्की नहीं करे। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल साफ है कर दिया उन्होंने, जब उन्होंने पैकेज भी अनाउंस किया जम्मू कश्मीर जाके, कि वो चाहते हैं कि देश में तरक्की हो और साथ साथ देश के हर स्टेट में तरक्की हो, और जम्मू कश्मीर देश का भाग है, हिस्सा है और उसमें भी तरक्की होनी चाहिए। इसलिए हमारी आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, लेकिन हमारा एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, जो सिर्फ उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का जो फोकस है, प्रायोरिटी एरिया होगा ये कि भाई अमन हो, वहां पर लोगों में खुशहाली हो, डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो और एक ऐसा स्टेबिलिटी आए वहां पर जो कि पिछले 23-24 सालों में नहीं देखा गया। लेकिन विपक्ष अभी से ये कह रहा है कि राजनीतिक फायदे के लिए बेमेल का ब्याह जैसा ये गठबंधन है। ये तो विपक्ष इसके अलावा कह भी क्या सकता है, उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। लोगों को दिख रहा है हमारे प्रधानमंत्री की हर वो सोच
देश और विदेश सब जगह जो लोग सही से सोचते हैं उसकी सराहना करते हैं। विपक्ष का काम है कि कुछ आलोचनाएं करे, अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा तो ऐसी आलोचना करेंगे। इस बार भी कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाएगा या फिर कुछ ऐसी बातों को लेकर पीडीपी ने आपत्ति पहले भी जाहिर की थी, जो बीजेपी के नेताओं ने, केंद्रीय मंत्रियों ने बयानबाजी की थी, क्या इन पर रोक लगाई जाएगी? देखिए, ये प्रोरोगेटिव है चीफ मिनिस्टर का, डिप्टी चीफ मिनिस्टर का। जब सरकार गठित हो जाने के बाद वो अपने इस चीज के बारे में औपचारिक रूप से बताएंगे कि क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, कहाँ उनकी प्रायोरिटी एरिया। बट इतना जरूर कह सकता हूं मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते कि हमारा फोकस वहां रहेगा, एक ग्रोथ, डेवलपमेंट, पीस, अमन, यही हमारा फोकस रहेगा। और खुशहाली जो है, वेलफेयर जो है पीपल ऑफ जम्मू वो एक संवेदनशील इलाका है श्रीनगर की, अगर बात करें वहां पे कहीं न कहीं पाकिस्तान की तरफ से बार बार घुसपैठ होती रहती है, क्या इस पर कोई मेजर स्टेप्स लिए जाएंगे? देखिए, वो तो इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में जो जहां तक मामला है वो तो जाहिर है, और बॉर्डर सिक्योरिटी दोनों हमारा फोकस एरिया है। तो चाहे कोई भी सरकार रहे जम्मू कश्मीर में, पीडीपी और बीजेपी की सरकार का फोकस वो तो बिल्कुल डाइल्यूट नहीं हो सकता, जाहिर है वो फोकस रहेगा। जाहिर तौर पर भाजपा का कहना है कि कहीं न कहीं विकास के मुद्दे पर ये गठबंधन हुआ है और किसी भी तरीके पे समझौते नहीं किए जाएंगे आगे आने वाले दिनों में भी। इस समय दिल्ली से कैमरामैन हरीश के साथ अनामिका रत्ना। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का डीएमके के साथ समझौता हो गया है। कांग्रेस राज्य की 234 सीटों में से 41 पर चुनाव लड़ेगी। पहले खबरें थी कि डीएमके कांग्रेस को 30 से ज्यादा सीटें नहीं देगी। समझौता होने के बाद कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने चेन्नई में कहा कि उनकी पार्टी करुणानिधि की अगुवाई में तमिलनाडु में सरकार बनाने में कामयाब होगी। इस पर अपडेट के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता नीरज कुमार से। नीरज, 234 में से 41 सीटों पर अब कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, लेकिन जिस तरह से पहले कयास लगाए जा रहे थे कि सिर्फ 30 सीटें ही दी जाएंगी, तो अचानक से ये उलटफेर? नीरज, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हम बता दें कि तमिलनाडु में सीटों पर समझौता हुआ है। 234 में से 41 सीटों पर अब कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। हालांकि डीएमके ने पहले साफ किया था कि सिर्फ 30 सीटें ही दी जाएंगी, लेकिन अब 41 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। और कांग्रेस का ये कहना है कि अब डीएमके के साथ मिलकर कांग्रेस परचम जरूर फैलाएगी। गुलाम नबी आजाद ने किया है इसका ऐलान। और तमिलनाडु की अगर बात की जा रही है तो वहां पर अब 234 सीटों में से 41 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। यह ऐलान किया है गुलाम नबी आजाद। अगर बात की जाए, तमिलनाडु पर सीटों पर समझौता हो चुका है। डीएमके के साथ हुआ है यह समझौता। पहले 30 सीटों तक ही बात सीमित हो रही थी, लेकिन अब 41 सीटों पर काबिज हुए हैं। अब बात यही खत्म हुई कि 41 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। अपडेट के लिए बात करते हैं संवाददाता नीरज से। नीरज, पहले 30 सीटों तक ही सिमट की बात हो रही थी, लेकिन अब 41 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। अचानक से ये उलटफेर? देखिए, बिल्कुल तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी बेहद ही कमजोर है। कह सकते कि वजूद खत्म होने की कगार पे। पिछली बार महज 5 सीटों से पार्टी को संतुष्ट होना पड़ा था, और इस बार आपको बताना चाहेंगे कि मुकाबला 5 कोणीय है। विधानसभा के चुनाव में तमिलनाडु में एक मजबूत गठबंधन एआईएडीएमके का है, दूसरा डीएमडीके का है, बीजेपी का गठबंधन है, और एक चौथा भी गठबंधन है। तो कांग्रेस पार्टी को इस बात का अंदाजा है कि अगर हाशिए पर पड़ी पार्टी को मजबूती देनी है तो आपको डीएमडीके के साथ, डीएमके के साथ जाना होगा। और वही पार्टी ने किया। जहां तक बात सीटों के तालमेल को लेकर है, तो कांग्रेस पार्टी ये माना जा रहा था कि 40 के आसपास सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव मैदान में उतरेगी। और अंतिम तौर पे गुलाम नबी आजाद और डीएमके नेता करुणानिधि की बातचीत के बाद ये तय हुआ कि कांग्रेस पार्टी को 41 सीटें दी जाए। तो मुकाबला दिलचस्प होगा। 3 महत्वपूर्ण गठबंधन के बीच टक्कर है, लेकिन मुकाबला पूरे राज्य में 5 कोणीय होगा, बीजेपी और एक पांचवें गठबंधन के बीच में। जी, शुक्रिया नीरज इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। बढ़ती दूसरी खबरों की तरफ, असम और पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए आज पहले चरण की वोटिंग हो रही है। असम में 11 बजे तक की अगर बात की जाए, तब तक 19% मतदान हो चुका था। असम में पहले चरण के तहत 126 में से 65 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में 18 सीटों पर वोटिंग हो रही है। पहले चरण में 95,11,000 मतदाता 539 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कर रहे हैं। असम में इस चुनाव में करीब 2 करोड़ मतदाता वोट डालेंगे। असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई जोरहाट जिले की तीताबोर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि बीजेपी की तरफ से सीएम पद के उम्मीदवार
सर्बानंद सोनोवाल मांजुली से लड़ रहे हैं। दूसरे चरण का मतदान 11 अप्रैल को होगा। चुनाव नतीजे 19 मई को आएंगे। और आपको बता दें कि जिस तरह से अभी एक पूरी स्टेटमेंट आई थी, अब रामदेव का कहना है कि हमारे हाथ कानून से बंधे हैं, वरना कोई भारत माता की अपमान नहीं कर सकता है। अगर भारत माता का अपमान करता तो उनका सर भी काट दिया जाएगा। ये कहना है बाबा रामदेव का। और आपको बता दें कि भारत माता की जय विवाद के रखते हुए उन्होंने कहा कि वो इतना साहस रखते हैं कि जो भारत माता की अपमान की बात करेगा वो उनका सर काटने का साहस रखते हैं। हालांकि वो कानून की भी पूरी तरह से इज्जत करते हैं। कोई आदमी टोपी खड़ा होकर के टोपी पहन करके खड़ा हो जाता है, बोले मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, मुझे मेरी गर्दन काट दूंगा। इस देश में कानून है कि क्या हम तो लाखों की गर्दन काट सकते हैं, लेकिन इस देश के कानून का सम्मान करके इनके ऐसे खड़ा होकर के बोल दे, इसलिए बुजुर्गों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। हम इस देश के कानून और संविधान का सम्मान करते हैं, नहीं तो कोई भारत माता का अपमान करे, एक नहीं हम हजारों लाखों के शीश कतल करने का सामर्थ्य है। बीजेपी नेता सैयद जफर इस्लाम ने कहा है कि मुझे रामदेव वाले मुद्दे पर कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जहां तक भारत माता की जय बोलने की बात है तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम साहब हैं। जफर साहब, एक बार फिर से रामदेव ने रोहतक की रैली में जो कहीं न कहीं संघ से जुड़ी थी उसमें इस तरह के बयान दिया है कि जो भारत माता की जय नहीं कह सकते उनकी गर्दन काट देनी चाहिए। मैंने तो ऐसा कोई देखा नहीं उन्होंने क्या कहा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जहां तक भारत माता की जय कहने का सवाल है, ये एक स्लोगन है और इस स्लोगन को हर भारतीय को बड़े फख्र से कहना चाहिए, इसलिए कि इसमें देश की प्रतिष्ठा, देश की शान और देश का नाम ऊपर करने के लिए सर ऊपर करके जो बोलता है आदमी अपने देश के लिए, वैसा स्लोगन है। और इसमें हमें नहीं लगता है कि किसी को भी कबाहत होनी चाहिए, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी कम्युनिटी का हो, किसी को भी पालन करता हो, लेकिन ऐसे एक भारतीय होने के नाते उसको ये स्लोगन जरूर बोलना चाहिए और बड़े शान से बोलना चाहिए। लेकिन क्या इस तरह के बयान देने चाहिए क्या? क्योंकि पहले भी जब दारुल उलूम ने फतवा जारी किया तब भी आप लोगों ने आलोचना की थी और अपील की थी इस तरह के फतवे को आप वापस लेने के लिए। देखिए, मैं आज भी कहता हूं कि दारुल उलूम ने कहीं न कहीं फतवा जारी करने से पहले उन्हें थोड़ी जल्दी कर दी और उन्हें देखना चाहिए था कि इबादत के तौर पर उन्होंने देखा ये इबादत नहीं है। इबादत के लिए जो है मजहब, जो हम जिस मजहब पे मानने वाले हैं, संविधान उनको पूरी आजादी देता है कि अपने मजहब को अपने तरह से मानो, लेकिन ये एक स्लोगन है जो देश की शान में आप दे रहे हैं और देश की शान में देने का स्लोगन चाहे अगर आप मुस्लिम समाज के बारे में कहते हैं तो इस्लाम की तालीम के और उसकी रोशनी में देखें तो पूरी इजाजत है कि अब जिस मुल्क में आप रहते हैं, जिस मुल्क में आप पैदा हुए हैं, जिसकी शहरियत आपको हासिल है, उस मुल्क की तारीफ में, उसकी खुशनुदी के लिए, उसके शान के लिए आप जिस तरह का भी स्लोगन दें, उसमें इस्लाम में कोई इसकी कबाहत नहीं है। हाँ, वैसी जैसे लोग जो हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं, देश की डिविजिव पॉलिसी उन परसू करते हैं ताकि उनको अपने जो सेल्फिश इंटरेस्ट सर्व हो और अपना जो डर्टी पॉलिटिक्स वो परसू करते हैं हेट पॉलिटिक्स के थ्रू वो सर्व हो, इसलिए उन्होंने इसका अपोज किया। वरना आप देखिए कोई ऐसा पॉलिटिशियन नहीं जो इसको अपोज करे, कोई ऐसा भारतीय, आप मुस्लिम समाज से पूछे उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कुछ मुस्लिम समाज के लीडर्स हैं जैसे लोग, वो उन्हें इससे आपत्ति हो सकती है, इसलिए कि अगर वो नहीं ऐसा करे तो उनकी जो अपनी सत्ता की रोटी सेकते हैं जो हेट की स्पीच के द्वारा, वो नहीं हो पाएगी। आपने दारुल उलूम से भी कहा था कि अपील की थी इस तरह के फतवे को वापस लेने के लिए, सौहार्द कायम करने के लिए, क्या रामदेव से भी अपील करेंगे इस तरह की? मैं भाई एक भारतीय होने के नाते मैं सबसे अपील करूंगा कि भारत माता की जय जरूर बोलें और भारत माता की जय बोलने में किसी को कबाहत नहीं होनी चाहिए और जो भी इसके विरोध करते हैं उनको जरूर उनसे अपील करूंगा कि वो समझे कि ये शान में बोला जा रहा है देश की और ऐसी कोई चीज ना बोले जिससे कि देश की शांति में और अखंडता में थोड़ी सी भी तकलीफ हो। रामदेव बाबा का जो बयान आया है वो बहुत ही मैं समझता हूं आपत्तिजनक है
और सरकार को नोटिस लेना चाहिए, उनके ऊपर मुकदमा किया जाना चाहिए। जिस प्रकार की भाषा और जिस प्रकार की धमकी उनके बयान से जाहिर होती है वो देश के हित में नहीं है और राष्ट्रीय एकता के हित में नहीं है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। रामदेव बाबा और फडणवीस के जो वक्तव्य हैं वो आपत्तिजनक हैं, भारतीय संविधान की मूल भावना के खिलाफ हैं और वो देश में सांप्रदायिक उन्माद पैदा करना चाहते हैं जिससे वोटों की फसल आराम से काटी जा सके। रामदेव को जो स्वामी कहा जाता है, तो स्वामी के नाम से वो हत्या करने की लोगों को उकसा रहे हैं, सिर कटाने की बात कर रहे हैं। ये योगी, स्वामी, बाबा, ये सब जो अपने को ये स्वयं घोषित, लेकिन हकीकत ये है कि उनकी जो भाषा है वो भाषा हमारे देश के कानून के मुताबिक अपराधी भाषा है, हेट स्पीच है और निश्चित रूप पर उन पर केस लगना चाहिए और कानून को अपना काम करना चाहिए। आज लखनऊ कोर्ट 47 दोषी पुलिस वालों पर ऐतिहासिक फैसला सुनाने जा रही है। मामूली मामला था यूपी के पीलीभीत से जुड़ा हुआ, जहां पर 12 जुलाई 1991 को तीर्थ यात्रा पर जा रहे सिख युवकों को पुलिस ने बस से उतारा। इसके बाद जंगल में ले जाकर उन्हें फर्जी एनकाउंटर में मार दिया। इसमें से कईयों की नई नई शादी हुई थी, कई महिलाओं की कोख में बच्चे पल रहे थे। इस फर्जी मुठभेड़ में शामिल 57 पुलिस वालों को 25 साल बाद कोर्ट ने दोषी माना। सुनवाई के दौरान 10 पुलिस वालों की मौत हो चुकी है। यूपी पुलिस के इस क्रूरता भरे कारनामों को पीड़ित परिवार आज तक नहीं भूल पाए हैं। इस 25 साल की लंबी लड़ाई में हम और जो बाकी परिवार है सब इस जो उन लोगों को सजा होने जा रही है उसमें सब जा रहे हैं, हम लखनऊ में जा रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो लोग हैं, जो पुलिस वाले हैं, इनको कम से कम जो सजा है इन्होंने फांसी दी होनी चाहिए। और हम आपको एक बार फिर बता दें, सहारा न्यूज नेटवर्क बहुत जल्द आपके सामने करने जा रहा है एक बड़ा खुलासा। देखना ना भूलें ऑपरेशन महावत हमारे साथ। समय सवेरा है, समय दोपहर है, समय संध्या है, समय सतत है, समय शिखर है, समय अनवरत है, समय अनश्वर है, समय शाश्वत है, समय अपार है, समय का सूरज है, समय की पृथ्वी है, समय समंदर है, समय आकाश है, समय समीर है, समय स्वदेश है, समय संसार है, समय एक नारा है, समय न रुकता है, समय न झुकता है, समय न डरता है, समय न डरता है, समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय है, समय हमारा है। रहिए समय के साथ। समय सवेरा है, समय दोपहर है, समय संध्या है, समय सतत है, समय शिखर है, समय अनवरत है, समय अनश्वर है, समय शाश्वत है, समय अपार है। और एक बार फिर हम आपको बता दें, सहारा न्यूज नेटवर्क बहुत जल्द आपके सामने करने जा रहा है एक बड़ा खुलासा। देखना ना भूलें ऑपरेशन महावत हमारे साथ। एनआईए अधिकारी तंजुल अहमद के बच्चों के बयान भी दर्ज कर लिए गए हैं, जिसमें बच्चों ने बताया कि किस प्रकार उनके पापा तंजुल ने उनकी जान बचाई थी।
साथ ही बच्चों ने एक बाइक पर 2 हमलावरों के सवार होने की पुष्टि की है। आज यूपी एटीएस और एसटीएफ ने तंजिल के बच्चों से पूछताछ की। चलती थी। अच्छा, चेहरे कुछ कपड़ा बांधे थे कि... वो बताएगी बच्ची, बड़ी बात, बड़ी बच्ची भैया पीछे आ जाओ, आ जाओ रुक जाओ, 1 मिनट भैया, 1 मिनट ही आ रहा। क्या बताऊं, सबको करवा दिया। 2 लोग थे एक बाइक पे, वो लोग आगे से आए, हमारी गाड़ी को देखकर पीछे यू टर्न लिया और पापा वाली साइड पे आके पीछे वाले ने शूटिंग करी। जब शीशा टूटा तो पापा की कंट्रोल खो गया, पापा की उस गाड़ी से, और आगे जाके गाड़ी डूब गई और वो मारते गए, पापा को मारते ही गए। उनकी गोली खत्म हो गई, तब भी वो भर के फिर से मारते गए, जब तक पापा बिल्कुल खत्म नहीं हो गए। पापा मारी थी उन्होंने, गोली उसके अंदर भरी थी। पापा ने कभी कोई खतरा बताया था आप लोगों कुछ नहीं, पापा कभी नहीं था, कभी कोई शेयर नहीं करा। और पापा कुछ ऐसे अच्छे थे, वो कुछ नहीं करते थे, वो गलत काम वो कुछ नहीं करते थे। वहां पर 2 बंदे खड़े हुए तो मैंने ये जानने की कोशिश करी कि बेटा, मुझे कुछ अजनबी से लगे, और मैंने ये जानने की कोशिश करी कि बेटा ये शादी किसकी है, किसके यहाँ है। तो हमारे बहनोई का नाम मोहम्मद इकबाल है, मगर वो इकबाल सिंह बोले कि इकबाल सिंह की, मेरा बच्चा भी मेरे साथ था, हम हंस पड़े कि इकबाल सिंह की नहीं बेटा, मोहम्मद इकबाल की। तो फिर वो दूसरा हंस के बोला कि वो अननोन पर्सनालिटी थी दोनों। मतलब डील डोल ऐसी था, दरमियानी, न ज्यादा लंबे चौड़े थे न छोटे थे, दरमियानी डील डोल था। उम्र क्या रही? उम्र होगी ऐसी 20-22 साल, नियर अबाउट। बस फिर हमने फंक्शन अटेंड किया अंदर जाकर के। एनआईए ऑफिसर के साथ जिस प्रकार की घटना हुई है बहुत ही अफसोसनाक है, और मैं समझता हूं कि सीबीआई के द्वारा इसकी जांच होनी चाहिए और उनके परिवारजनों को वो तमाम सुविधाएं देनी चाहिए जो किसी ऐसे शहीद अफसर को मिलता है या उनके परिवार को मिलता है। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष मधु मिश्रा ने विवादास्पद बयान दिया है। मधु मिश्रा ने अलीगढ़ में कहा है कि आज तुम्हारे सिर पर बैठकर संविधान के सहारे जो राज कर रहे हैं, याद करो कभी वो तुम्हारे जूते साफ किया करते थे, आज तुम्हारे हुजूर हो गए, हम बढ़ चुके हैं, विभाजित हो गए। पटना के मगध विश्वविद्यालय के शाखा कार्यालय जनाधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर तोड़फोड़ की। जनाधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि पिछले कई सालों से ये कार्यालय दिखावे के लिए रह गया है, यहां कोई कामकाज नहीं हो रहा, किसी भी काम के लिए बोध गया के कार्यालय में ही जाना पड़ता है। इसी के विरोध में हंगामा और तोड़फोड़ की गई। सोने के गहनों पर 1% उत्पाद शुल्क बढ़ाने को लेकर लखनऊ के व्यापारियों में काफी गुस्सा है। इसके विरोध में सराफा व्यापारियों ने आज प्रदेश बंद का आह्वान किया है। राज्य में बंद का मिलाजुला असर देखने को मिल रहा है। लखनऊ में ज्यादातर दुकानें बंद हैं, हालांकि सड़कों पर आवाजाही हो रही है। मेरठ में नौचंदी थाने के सामने बीच सड़क पर एक महिला ने जमकर हंगामा किया। महिला ने बताया कि स्थानीय पुलिस ने जब उसकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं की तब वो चक्का जाम करने पर उतारू हो गई। महिला सड़क पर आती जाती गाड़ियों पर ईंट मारने की धमकी देने लगी। इससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। इसके बाद मौके पर पुलिस के दारोगा भी पहुंचे और उसे शांत कराया गया। महिला चाय की दुकान चलाती है और उसका कहना है कि दबंगों ने घर में घुसकर उसकी पिटाई की है, गालियां दी हैं, लेकिन शिकायत करने पर भी पुलिस आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। रात को गद्दी का लड़का आया था, वो गाली बक रहा था मुझे इसके तरफ से, तो ये गाली बक के फिर उसके बाद सुबह आया, वो सुबह भी खड़ा होकर गया। मैंने इससे कहा भैया आज 3 दिन हो गए, तू मुझे बताओ उस लड़के का नाम, वो कौन है जो इसने मारा मुझे। इसने नहीं बताया तो मैंने इस पे हावी हो गई। मैं इसका हाथ इसका गिरवान पकड़ के मैं मारने लगी थी। फिर
मेरे को ले गया ये वहाँ कल्लू के घर, कल्लू का घर पे भी नहीं ले गया, ये रास्ते में 2 औरतों से पिटवाया इसने, फिर 2 औरतों ने मारा, फिर गद्दी के आदमियों ने मुझे धक्के मुक्के मार के भगाए, तो मैं जाके मैंने चक्का जाम करा वहाँ। यूपी के हाथरस का सिकंदरपुर गांव लोगों के लिए एक तीर्थ धाम बनता जा रहा है। गांव का एक कुआं लोगों की आस्था से जुड़ा रहा है। बताया जा रहा है कि कुएं के पानी से स्नान करने से रोग दूर हो जा रही हैं। सालों पुराने इस कुएं से पहले ये सूख चुका था। ग्रामीण इसमें कचरा डाला करते थे, लेकिन अभी कुछ दिन पहले जब तक महिला ने इस कुएं में राम, लक्ष्मण और सीता की खंडित मूर्ति डाली तो अचानक कुएं में साफ पानी आ गया। इसके बाद इस बात की चर्चा दूर दूर तक फैल गई और दूर दराज से श्रद्धालु कुएं का दर्शन करने और इसके पवित्र जल से स्नान करने के लिए पहुंचने लगे। और एक बार फिर आस्था या अंधविश्वास, ये एक बहुत बड़ा सवाल। रखो 20 की जगह 40 का डिब्बा दिया करो। रात को गद्दी का लड़का आया था, वो गाली बक रहा था मुझे इसके तरफ से, तो ये गाली बक के फिर उसके बाद सुबह आया, वो सुबह भी खड़ा होकर गया। मैंने इससे कहा भैया। उत्तराखंड सरकार की बर्खास्ती के बाद सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कल रुड़की के लोकतंत्र बचाओ पदयात्रा की। हरीश रावत के साथ कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं का हुजूम सड़कों पर उतरा। रुड़की में कई जगहों पर हरीश रावत ने जनसभा को संबोधित किया। अपने भाषणों में हरीश रावत ने बीजेपी के साथ गए कांग्रेस के बागी विधायकों पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह कांग्रेस शासित राज्यों में जबरन लोकतंत्र का अपहरण करने में लगे हैं और अब वे सड़कों पर उतरकर बीजेपी की इस गलत नीति का पर्दाफाश जनता के सामने करेंगे। पदयात्रा के दौरान कांग्रेस विधायक फुरकान अहमद और ममता राकेश भी मौजूद रहे। पदयात्रा की सुरक्षा की कमान ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और एसपी देहात ने संभाल रखी थी। उनका जवाब उनके क्षेत्र की जनता देगी, हरिद्वार देगा। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, मेरी ये यात्रा लोकतंत्र बचाने की यात्रा है। हम न्यायालय के सम्मुख भी हाथ जोड़ करके खड़े हैं, जनता जनार्दन के सम्मुख भी हाथ जोड़ करके खड़े हैं, देवी देवताओं, मजारों, तीर्थ स्थलों सबके सामने भी हाथ जोड़ करके खड़े हैं कि हमें न्याय प्रदान करें। हमारी ये न्याय की यात्रा है। वेस्टइंडीज टी20 वर्ल्ड चैंपियन बन गया है। कल खेले गए रोमांचक फाइनल मुकाबले में वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को 4 विकेट से मात दी। इस तरह उसने दूसरी बार भी टी20 वर्ल्ड कप अपने कब्जे में कर लिया। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 156 रन बनाने का लक्ष्य दिया था, जिसे वेस्टइंडीज की टीम ने 2 गेंद शेष रहते ही पूरा कर लिया। आपको बता दें कि वेस्टइंडीज के बल्लेबाज ब्रेथवेट ने अंतिम ओवर में 4 गेंद में 4 छक्के लगाकर मैच का रुख पलट दिया। वेस्टइंडीज को खिताबी जीत दिलाई दी। Everybody know Chris Gayle is a champion, Beanie a champion, Bounty a champion, Marshall is a champion, Bundy is a champion, Colin is a champion, now he's a champion, Zane is a champion. Don't forget Michael Jordan, Obama a champion, Mandela a champion, Serena a champion, Wendy a champion, Shakira a champion, Bolt a champion, 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 champion. Everybody knows Jay Bravo a champion. Champion, 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 champion. Everybody knows Chris Gayle is a champion. Champion, we are real champion. Champion, we are real champion. Champion, we are real champion. और अब आपको बताते चलें कि सारा न्यूज नेटवर्क बहुत जल्द आपके सामने करने जा रहा है एक बड़ा खुलासा। देखना ना भूलें। ऑपरेशन महावत हमारे साथ।